और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर! इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। उनकी पीड़ा तो यह है
उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो, एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो, ये डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, लगातार कार्य कर रही है। याद करिए 1990 के दशक के उस दौर को, लगातार सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, आती थी, जाती थी, खरीद फरोख्त होती थी। 1996 का अटल जी का वक्तव्य सुनिए, जब उन्होंने 13 दिन की सरकार को गंवाई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं प्रेरित करेंगे, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा चुनाव का मुकाबला करेंगे। 98 से लेकर के 2004 तक देश के अंदर एक स्थिर सरकार देकर के, राजनीतिक स्थिरता के दौर को भारत के अंदर ला करके फिर सुशासन का एक मॉडल उन्होंने दिया। सुशासन का वो मॉडल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा था, आज वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ, चाहे वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत की एकता का संदेश हो, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की प्रेरणा हो, चाहे वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन का मॉडल हो, या अगर किसी ने किया है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए भारत के अंदर देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने मोदी जी के भारत की सुरक्षा के मॉडल को, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के इस मॉडल को, भारत की सुरक्षा के मॉडल को, विकसित भारत की संकल्पना के साकार होते हुए मॉडल को आज हम देख रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। और विरासत और विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, इसका केंद्र बिंदु बनाया है प्रधानमंत्री जी ने भारत के हृदय स्थल के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश को। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्षर से उतारने का काम किया है। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ हम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? कोई सोचता था मां विंध्यवासिनी का धाम इतना सुंदर बन जाएगा? कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य कुंभ ऐसे होगा? कोई सोचता था नैमिषारण्य की सुंदरता ऐसे होगी? कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा? कोई सोचता था सुखतीर्थ फिर से त्रेता युग का स्मरण कर द्वापर युग का स्मरण कराएगा? आज ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। विरासत भी है तो विकास का मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, रैपिड रेल, इस सब का मॉडल आज यूपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में यूपी का बढ़ती हुई ताकत। हमारे पास अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है। 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था, और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं
जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। विकास के जो भी प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, द्रुत गति से उन पर कार्य होता है। और आज इन सभी योजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है विकास की गति निरंतर प्रतापगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगी और विकसित भारत की संकल्पना भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और उसी खुशहाली के लिए आज मुझे एक बार फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी योजनाओं की सौगात यहां के नागरिकों को अर्पित करता हूं। मैं अपने विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी को, श्री जीतलाल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित अपने जो जनप्रतिनिधिगण हैं, श्री अमरपाल मौर्य जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, यहां के अपने अन्य जनप्रतिनिधियों को, यहां की हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी को, प्रभारी मंत्री समेत हमारे जितने भी यहां पर वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, इन सबको भी इन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रतापगढ़ विकास की इस यात्रा में विरासत के साथ समन्वय करते हुए निरंतर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जनपद प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित निवासियों की तरफ से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करते हुए कि अपने बहुमूल्य पलों में से कुछ लम्हे निकालकर हमारे जनपद निवासियों को आज 111 विभिन्न परियोजनाओं की लोकार्पण शिलान्यास की उपहार स्वरूप सौगात भेंट की।